हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों के सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सीटेट पेपर 1 के लिए टॉनिक, और टॉनिक आपका पार्ट 7 है। और उसी तरह से मैं सीटेट पेपर 2 के लिए लेकर आता हूँ बुलेट, और उसका भी आपको 6 पार्ट हो चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि जितने भी आपको प्रश्न होते हैं वो सीटेट में आए हुए होते हैं, या फिर आने की उसकी 100% संभावना होती है, वैसे प्रश्नों को लेकर के आते हैं। और जो भी प्रश्न आते हैं उनको देखा जाता है कि वो सीटेट में कितनी बार आए हुए हैं, उन्हीं पर हम आपको प्रश्न लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको प्रश्न हैं ये सभी आए हुए हैं और इसी बेस पर आपको प्रश्न पूछता है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब ये देखिए आपका प्रश्न है, इस पैटर्न पर भी आपको एक प्रश्न निश्चित है कि पूछा ही जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 3 ब्रांड एबीसी है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यहाँ पर ए ब्रांड 10 है, बी ब्रांड आपको 12 है और सी ब्रांड 24 है। उसी तरह से कह रहा है कि यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी न्यूनतम की बात करें तब एलसीएम की आप काम करेंगे, और जब भी आपको अधिकतम की बात करें उस समय आप एचसीएफ का काम करेंगे। तो यहाँ पर 10, 12 और 24 है, 10, 12 और यहाँ पर आपको 24 है, ठीक है। तो इनका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता दूं। 10 को तोड़िए 2 पार्ट में, 2 5 10। उसी तरह से 12 को तोड़िए 4 3 12 हो जाएगा, और 24 को तोड़िएगा तो 8 3 आपको 24 हो जाएगा। इतने पार्ट में आप तोड़ चुके हैं। अब इनका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जो सबसे बड़ी संख्या है पहले हम लोग उसको लेते हैं। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, 8 को हम लोग ले लिए एलसीएम के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे, उससे छोटी वाली संख्या हम लोग 5 को भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 को ही हम लोग ले लेते हैं, पहले 3 को ले लिए। और उसके अलावा अब देखते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 है तो 3 तो हमने ले लिया है, तो फिर दोबारा नहीं लेंगे। पुनः 4 है तो 4 तो हम ले लिए, 8 में तो 4 भी तो है, तो 4 को भी हम लोग नहीं लेंगे। अब 5 है, 5 को हम लोग लेंगे क्योंकि 5 हमने नहीं लिया है, तो 5 को भी ले लिया। अब 2 है तो 2 तो 8 में है ही, 2 को भी हम लोग नहीं लेंगे और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका एलसीएम हो गया, और ये आपका एलसीएम हो गया 120। आशा है कितनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी सी 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध है, ठीक है। तो जब ए बी सी 10, 12, 24 पैकेटों में उपलब्ध है तो ए कितना पैकेट होगा, बी कितना पैकेट होगा और सी कितना पैकेट होगा, इसी को पता करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी सी का मान ही आपको पता करना है। तो ए पैकेट का मान ज्ञात करने के लिए ये क्या है, आपको 120 एलसीएम है, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो ए पैकेट वाला कितना है, 10 है, 10 से भाग कर देंगे, अर्थात ए वाला पैकेट कितना आएगा आपका 12 आ गया। आशा है कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी तरह से यदि हम 10 से भाग दें, हाँ ठीक है, उसी तरह से हम लोग बी पैकेट के बारे में बात करेंगे। बी क्या होगा, तो बी को भी उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बी को निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, बी कितना है 12 है, 12 हो गया। ये कितना हो गया, बी का पैकेट आपका 10 हो गया। उसी तरह से यदि हम सी की बात करें, सी कितना पैकेट होगा, तो सी है आपका यहाँ पर 120 है तो वो 24 है, ठीक है। यहाँ 24 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप दीजिएगा तो 2 5 10, 5 अर्थात सी वाले पैकेट कितने आए, आपको 5 आ गए। तो यहाँ 12, 10 और 5 कौन से ऑप्शन है उसे देख लीजिए। 12, 10 और 5 ऑप्शन नंबर 4 है, यही उसका सही आंसर हो गया। आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। और आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं आया तो एक बार पुनः इसे देख लीजिएगा। ये एलसीएम निकालने का बहुत ही सटीक तरीका है। आपको लाइनिंग खींच करके और उसमें से आपको 120 एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भी आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा है कि बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये देखिए आपका ये अगला प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार आता है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है, उसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर भुजा जो है उसकी 4 सेंटीमीटर है। आय कह रहा है कि इसे काट करके 4 बराबर वर्गों में बांट दिया जा रहा है। इसको इस तरह से काट दिया जा रहा है और 4 बराबर वर्गों में बांट दिया जा रहा है। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, जो ये छोटा वर्ग है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कह रहा है। इसकी भुजा है, इसको बराबर बराबर बांटिएगा तो 2 2 होगा, ठीक है। और इस तरह भी क्या होगा, 2 होगा। अर्थात जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 2 2।
और उसी छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में कहा जाए तो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं ना कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या रहेगा आपको 4 आएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार आता है सीटेट में, तो यही कि बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं और एक ही प्रश्न को रिपीट करता है, बस हल्का फुल्का उसमें लैंग्वेज में अंतर दे देगा, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा है और क्या निकालना है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर सही नहीं की बात कर रहा है, सही है यहाँ सही तो 3 होंगे और गलत 1 होगा, उसी गलत का आपको चूज कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्या विषम संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याओं के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको जानना चाहिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और खुद से कटे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, उसके बाद 11 आएगी और अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं जो विषम संख्याएं होती हैं, यहाँ पर तो ये सभी विषम संख्याएं हैं, लेकिन ये वाली संख्या क्या है आपको सम संख्या है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्या हो गया ये गलत हो गया ना। यहाँ पर जो बात कर रहा है गलत कर रहा है, और ऑप्शन में भी वही कह रहा है कि जो सही नहीं है उसी को चूज करना है, तो उसके अनुसार से सही आंसर भी यही होगा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, या फिर एकलौती एक सम अभाज्य संख्या भी इसे कह सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या क्या है 2 है। आगे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, हाँ अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी बात सही है। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं जिसमें कि 1 अंक है, उसके बाद डबल अंक आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी, मतलब 1 से 10 और 1 और 10 दोनों उसमें सम्मिलित होंगी और संख्याओं से विभाज्य होगी, इनमें से कौन है वो आपको बताना है। अर्थात वो संख्या जो 1 से ही विभाज्य हो, 2 से भी, 3 से भी, उसी तरह से 10 से भी विभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 लेते हैं तो 1 से लेकर के 10 तक ये विभाज्य नहीं होगा, ये इसी तरह से कैंसिल हो गया। 100 भी आपको नहीं होगा, यदि 3 से भाग देंगे तो ये नहीं होगा, यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ये बचा और यही इसका सही होगा। इसमें किसी से भी भाग देंगे तो इसमें भाग चला जाएगा, यदि 9 से भी भाग देंगे तो 9 से भाज्यता का रूल आप जानते हैं कि यदि कोई भी सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटे तो वो संख्या 9 से भाज्य होती है, ठीक है। तो इसमें 9 से जोड़ दीजिएगा तो सभी 9 से हो जाएगी, 9 का योग हो जाएगा और वो 9 से भाज्य हो जाएगी। उसी तरह से 3 का भी है, जो 9 से भाज्य होगी वो 3 से भी भाज्य होगी। अब उसी तरह से यदि 8 से चेक करना चाहते हैं तो 8 से भी अंतिम 3 डिजिट इसका 8 से विभाज्य है तो विभाज्य होगी, और अंतिम 3 डिजिट इसका 8 से विभाज्य। सभी संख्याओं से ये 25, 120 क्या है विभाज्य है, जो कि 1 से 10 तक में आती है। तो आशा है कि ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार आते हैं और हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न तो आपको आता ही है। यहाँ कह रहा है कि आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, 2 तरह के सिक्के हैं 5 और 10 के। यहाँ आयशा के पास जो 5 और 10 के सिक्के हैं, तो यदि हम यहीं पर मान लें कि आयशा के पास जो 5 के सिक्के हैं वो x हैं और y के सिक्के को क्या हम कहेंगे, वो 10 के सिक्के को y कहेंगे। आगे कह रहा है कि यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, सिक्कों की संख्या कुल 25 है, अर्थात x प्लस y क्या है आपको 25 है। हम लोग 5 वाले की संख्या x माने हैं और 10 वाले की संख्या y माने हैं, तो x प्लस y कितना दिया है आपको 25 दे दिया है। आगे देखिए कह रहा है कि 160 का धन है, अर्थात इनका जो है सिक्कों का योग है वो रुपया में यदि कहा जाए तो 160 रुपए है, अर्थात जो है 5 वाले सिक्के जो है 5x प्लस 10y कितने हैं आपको 160 है। यहाँ पे यदि कहा जाए कि इनके जो रुपयों का योग है वो 160 है, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है कि कितनी है। सिक्कों की संख्या क्या है x और y है, 5 के सिक्कों की संख्या x है और 10 के सिक्कों की संख्या y है। और उनके रुपया की बात किया जाए तो जो 5 के सिक्के हैं उनकी संख्या है और यहाँ पे ये 10 है और y क्या है उनके सिक्कों की संख्या है, इनको जोड़ देंगे तो जितना रुपया होगा वो हो जाएगा, बस इतना ही है। अब आप यहाँ से x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम यहीं पर x की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस y हो जाएगा, इतनी बात आपको पता है।
और उसी x का मान इसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट कीजिएगा तब 5 इंटू एक्स का मान क्या हमने निकाला है 25 माइनस वाई, और प्लस क्या है ये 10y है, और बराबर कितना है आपको 160 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे यहाँ 25 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 125 माइनस 5y प्लस 10y बराबर 160। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये -5 है, ये 10 है, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 5y, और जो 125 है उधर यदि उसको हम घटा देते कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। और यदि हम यहीं से y का मान यदि पता करें तो y का मान आपको क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अर्थात जो y वाले सिक्के हैं 10 वाले सिक्के हैं कितने हैं आपको 7 है, और यहीं पे दिए जब y वाले 7 है तो x वाले 18 हो जाएंगे। 25 में से 7 को हटा दीजिएगा तो 18 हो जाएंगे, अर्थात 18 और 7। 18 और 7 कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप निश्चित है कि आपको समझ में आया ही होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आई होगी। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, एक सिंप्लीफिकेशन से निश्चित है कि प्रश्न आता है, दो भी आता है, लेकिन एक तो निश्चित है कि आता ही है। इसको सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई इसको करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 21 भागे 7 है और बाकी गुना है, ये आपको 17.5, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 21 में यहाँ पर 7 से भाग दीजिएगा 3 बार में जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया। अब ऐसा ना करने लगिएगा कि इसको गुणा करने लगेगा, गुणा कीजिएगा तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा गुणा करने में टाइम जाएगा, आएगा तो वही आंसर लेकिन टाइम जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, जल्दी से इसका आंसर निकालना है। उसके लिए 3 दिनों में से क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 17.5 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर माइनस है और माइनस से क्या हो जाएगा आपको 12.5 हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब डायरेक्ट 17 में से 12 को आपको घटा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 17 में से 12 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, अर्थात 5 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 3 गुना 5 में से 1 घट जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। और 12 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 12 ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको कब कहाँ किसका फायदा उठाना है ये आना चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आपको एक आते हैं, ये भी निश्चित है। चलिए देखिए इसको क्या कर रहा है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। तो यदि हम बाग में वृक्षों की संख्या कहें, यदि कहें कि बाग में कितने वृक्ष हैं, यदि उनकी कुल संख्या कहें तो हम लोग मान लेते हैं कि x है, और उनकी जो संख्या क्या है वो नीम का वृक्ष कह रहा है 1/6 है। नीम का जो वृक्ष है वो कह रहा है 1/6 है, अर्थात 1/6 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, अशोक के जो वृक्ष हैं वो आधे हैं, ठीक है। आधे अर्थात 1/2 हो गया। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि और शेष यूकेलिप्टस के हैं। शेष क्या है यूकेलिप्टस के, यूकेलिप्टस के क्या है आपको शेष है। तो शेष टोटल कितना है x है, और इनमें से यदि इन दोनों को आप घटा दीजिएगा तो शेष आपको वही कहलाएंगे, ठीक है। इनमें से इसको घटा दीजिएगा जो शेष बचेगा वही ना बचेगा, तो घटाइएगा तो हो जाएगा x + 6 + x/2। क्या करना है आपको घटा देना है। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए x माइनस इसको, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, और यहाँ पर लीजिएगा तो 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा, और प्लस 3x नहीं बोल के यहाँ पर x होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ x होगा, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा x - 4x बटा के 6, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं तो 2/3 आएगा। और इसको और भी करेंगे तो इसका एलसीएम 3 लेंगे तो पुनः 3x में से 2x घटा देंगे तो x/3 आएगा। ये क्या हो गया आपका x/3। तो x/3 आपको आया क्या है, यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या यहाँ पाई x/3 है। और आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, ठीक है, जो नीम के वृक्ष हैं उनकी संख्या आपको यहाँ कह रहा है कि 5 है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो आपको 30 आ जाएगी, ठीक है। 6 × 5 = 30, 6 जाएगा उधर गुणा हो जाएगा तो 30 हो गई। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि तो बताइए कि यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि यूकेलिप्टस के वृक्ष कितना है x/3 है, और x का वैल्यू आपको कितना आ गया 30 है, तो 30 और बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात कितने हैं 10 हैं।
और 10 को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रश्न इस तरह से टाइम से भी आपको जरूर निश्चित है कि पूछता है, इसी पैटर्न में पूछेगा, बस इसका डेट और टाइम अलग अलग रहता है। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 को 16:30 पर 29 को चलती है, 29 अगस्त को, ठीक है। और आगे इसमें कह रहा है कि वजह प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को पहुंचती है। जो पहुंचती है वो 31 अगस्त को पहुंचती है, 48 घंटे का लगभग फासला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वो जो 31 अगस्त को पहुंचती है वो पहुंचती है 8:45 पर, ठीक है। तो इस यात्रा का कुल समय वो कितना गाड़ी लगाती है, इसी को आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 29 है, यहाँ 31 है, तो लगभग 48 घंटे का समय लेती है। जब वह 16:30 31 अगस्त को आती तो 48 घंटा होता, लेकिन वह 31 अगस्त को 16:30 पर न आकर के उससे पहले ही आ जा रही है, 8:45 आ जा रही है। तो पहला काम करना है कि यहाँ पर यदि हम टोटल कहें तो 48 घंटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो पहले ही आ जा रही है, तो उसका गैप कितना है उसको आपको निकालना है। तो ये 30 जो आधा मिनट है उसमें से 45 मिनट तक घटेगा नहीं, तो एक क्या जाएगा, हासिल जाएगा। जब भी हासिल जाता है तो आपको मिनट में जाएगा, ये घंटा है ये मिनट है, तो 60 मिनट जाएगा तो ये हो जाएगा 90 मिनट। अब 90 मिनट में से 45 मिनट घटाइएगा आप, तो ये कितना हो गया, 45 मिनट हो गया, ठीक है। अब यहाँ घटाइए तो ये हो गया 15 घंटे और ये हो गया 8 घंटे, इसको घटाइएगा तो ये आपको 7 घंटे, अर्थात क्या हुआ, 7 घंटे पहले पहुंचती है। 48 घंटे में 7 घंटे पहले पहुंचती है, तो आपको अब वो टाइम निकालने के लिए 48 घंटे में से सिर्फ 7 घंटा 45 मिनट घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो 48 घंटा टोटल टाइम लेती, लेकिन वो इतने घंटे पहले पहुंच जा रही है, 7 घंटे 45 मिनट, और इसी को घटा देना है। तो यहाँ से एक हासिल लेगा तो ये 60 मिनट में हो जाएगा, और 60 मिनट से 45 मिनट घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 15 मिनट हो गया। अब यहाँ पे 47 घंटा हो गया, 47 घंटा में से 7 घंटा घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, 40 घंटा आएगा। अर्थात वो जो गाड़ी जर्नी की 29 से 31 तक वो कितना, 40 घंटे 15 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले, उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, आपको 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक है। और यदि यहीं पर हम बात करें कि 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। और यदि हम यहीं पर बात करें कि 1 मीटर बराबर आपको सेंटीमीटर हो गया, आपको डेसीमीटर हो गया, तो आपको मिलीमीटर कितना होता है, तो वो होता है 1000 मिलीमीटर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी कि 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन चूज करना है, और यही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 85 मिलीमीटर, पहले तो आप इनको जानिए कि ये कितने हो रहे हैं और कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है। यहाँ पर 8500 मिलीमीटर है, 8500 मिलीमीटर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर यह है 8500 मिलीमीटर। अब जब मिलीमीटर है तो मिलीमीटर कितना होता है, 1 मीटर बराबर इतना। तो इस 8500 को यदि हम मीटर में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, ये 8.5 मीटर आ जाएगा। इतनी बात आप पता चल गई। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, क्या कह रहा है, 800 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर है, ठीक है, मिलीमीटर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एक बात कि जब मिलीमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, और मिलीमीटर को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 1000 से भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ 1000 से भाग देना आपको पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें यदि आप भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपको 0.008 हो जाएगा। अर्थात ये क्या हुआ, 8 + 0.008 हो गया। यदि इसमें आप भाग देते हैं तो
तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला आपका टोटल हो गया 8.008 हुआ, ठीक है। और ये हो गया आपका मीटर में। उसी तरह से आगे वाले को भी चेंज कर लीजिए। कह रहा है कि 80 डेसीमीटर है। कह क्या रहा है, 80 डेसीमीटर है। और उसमें क्या कह रहा है आपको, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर के बारे में जानते हैं क्या होता है आप, 10 होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 10 से भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से भाग देना पड़ेगा। इतनी बात आप जानते हैं। अब इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा। और प्लस इसमें 100 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0.08, अर्थात ये क्या आया आपका 8.08 आ गया। इतनी बात भी आपको पता चल गई। और आगे कह रहा है कि 8 मीटर, तो 8 मीटर तो है ही, ठीक है। अब इसी में आपको चूज करना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो यहाँ पर ये है 8500 मिलीमीटर, 8500 मिलीमीटर, इनसे सबसे बड़ा कौन है, देखिए 8.5 है, वो 8.008 है, और ये है आपका 8.08 है, और 8 है। सबसे बड़ा इसमें ये हुआ ना, तो ये आपका पहला नंबर पर आ गया। आगे देखिए आप, दूसरा नंबर पर कौन आएगा, इसके नजदीक सबसे कौन है, 8.5 के नजदीक कौन सी है, उसमें वो संख्या आपको देखना है। तो इसके नजदीक सबसे जो संख्या है वो आपको ये वाली है, 8.08 है, 8.08 है। तो ये क्या हो जाएगी आपको, दूसरे नंबर पे ये वाली संख्या हो जाएगी। जो ये वाली है ये दूसरे नंबर पर हो गई। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसके बाद वाली संख्या कौन आएगी, तो उसके बाद वाली संख्या आपको ये आएगी तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पे ये वाली संख्या हो गई। और यदि चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर पर कौन आएगा, ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट में 8 मीटर है, तो ये आएगा आपको चौथे नंबर पर। तो इन्हीं को आप सजा दीजिए। बस वही तो कह रहा है कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो पहले नंबर पे है 85, से देखते हैं कौन पहले नंबर पे, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये वाली है 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये तो मिलीमीटर है, तो वो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर यही इसका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। उसके आगे भी और मिला सकते हैं। तीसरा नंबर पर ये वाली है 800 आपका सेंटीमीटर और 80 मिलीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर 80 मिलीमीटर। उसके बाद चौथे नंबर पर 8 मीटर है। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, ठीक है। 180 सेंटीमीटर क्या है, लंबी कोई तार है, और उसे आयत के रूप में मोड़ा गया है। यहाँ पर उसको आयत के रूप में मोड़ दिया गया है। और आगे कह रहा है कि यदि आयत की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है, क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ पर यही पूछ रहा है। तो जो ये तार है 180 मीटर, इसी को मोड़ करके बनाया गया है, अर्थात उसका जो परिमाप क्या हुआ 180 सेंटीमीटर हुआ। और आयत का जो है परिमाप आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, इतनी बात तो आप जानते हैं ना कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस क्या होता है आपको, चौड़ाई होता है। इतनी बात आप तो जानते होंगे, मैं आशा कर सकता हूँ। तो परिमाप आपका दिया हुआ है कि 180 हो गया, ठीक है। अब 2 इंटू यहाँ पर आपको लंबाई की बात की जाए तो लंबाई तो आपको पता नहीं है, तो 1 मान लीजिए, और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 30 हो गया। और इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 90 हो गया। अब ये जब 90 हो गया 33 क्या आ जाएगा, इधर घट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई आपको, x की वैल्यू 60 निकल गई। 90 में से इसको एक आपको घटाइएगा 30 का, तो 60 आ जाएगा। और 60 इसमें देखिए कि 60 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 60 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न कह रहा है कि सुपर बाजार में सब्जियों का मूल्य सूची इसमें दिया हुआ है कि क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि टमाटर इतना 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 है, तो कह रहा है कि संजय ने आधा किलो टमाटर लिया। तो टमाटर कैसे है, आपको 40 रुपए किलो है, तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया। अब उसी तरह से आगे कह रहा है कि 1 किलो आलू लिया, तो 1 किलो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ 25 है 2 किलो का, तो यदि 1 किलो की बात करें तो क्या हो जाएगा आपको 12.5 हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि आधा किलो गाजर लिया था। गाजर कितना है, ध्यान दीजिए, गाजर 250 ग्राम 20 रुपये का है, तो आधा किलो कितना हो जाएगा 40 रुपए का हो गया। अब आगे इसमें देखिए कह रहा है कि 250 ग्राम मिर्च लिया, 250 ग्राम मिर्च, तो मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए का है, तो 250 ग्राम कितने का हो जाएगा 25 रुपए का हो जाएगा। अब उसी तरह से आगे इसमें कह रहा है कि 6 नींबू लिया, 6 क्या किया, नींबू लिया, तो 6 नींबू, तो यहाँ पर 4 नग, अर्थात 4 नींबू का कीमत आपको 10 है, तो 6 नींबू का कीमत कितना हो जाएगा आपको 15 हो गया।
और आगे उसमें कह रहा है कि उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपए आपको नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस होंगे, ये यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस सब को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो गया, देखिए 5 2 7 7 5 12 के लिए 2 हो गया, बचा कितना 1 हो गया, और यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए तो 4 3 7 7 1 8 8 8 3 ये हो गया 11, ठीक है, 112 रुपये और 50 पैसे हो गए, ठीक है। और उसको 200 रुपये उसने दिया तो कितने रुपये वहां पर मिलेंगे वही आपको पूछ रहा है। तो 200 में से घटा दीजिएगा, 200 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 87 आपको 5 आ जाएगा, अर्थात 87 रुपये 50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऑप्शन से ही बना देना है। कैसे बनेगा इसको देखिए, ये कह रहा है कि जो दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक के क्रमिक अभाज्य संख्या है, क्रमिक अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर एक क्रमिक अभाज्य संख्या है, ये भी क्रमिक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्रमिक अभाज्य संख्या है, और ये तो इसी तरह से ये एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं कट गया। अब आगे कह रहा है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, ठीक है, अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 क्या है 3 और 4 का गुणज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंक 8 हो जाएगा, 8 3 का गुणज है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपको नहीं हो गया। और यहाँ पर भी ऑप्शन देखिए 3 2 5 ये भी क्या है आपको 3 और 4 का गुणज नहीं है, तो अभी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे प्रश्नों का आपको ऑप्शन से ही बनाना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दरें इस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसे उसी दिन लेने वह शाम 4:30 बजे गया। कह रहा है कि 7 बजे सुबह क्या किया वो पार्क किया और वो लेने गया कितना 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 बजे क्या कर लिया गया लेने गया। तो जो पार्किंग में खड़ी थी तो उसका टाइम कितना हुआ पहले तो ये आप निकाल लीजिए कि कितने टाइम तक खड़ी है। तो यहाँ पर टाइम यदि निकालते हैं तो टाइम यहाँ पर कितना आपको आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए वो आपको 7 बजे सुबह पार्क किया और 4:30 बजे, अर्थात जब 7 बजता तो 12 घंटा होता, लेकिन 4:30 बजे निकाल लिया, अर्थात 2.5 घंटे पहले निकाल लिया। 2.5 घंटे पहले निकाल लिया तो कितना घंटा रखा वहां पर, तो 9 घंटे 30 मिनट रखा कार पार्किंग में खड़ी रखी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए कह रहा है 2 घंटे तक की दरें क्या है 50 रुपए है, जो 2 घंटे तक की दरें हैं यहाँ पर वो 50 रुपए है। और आगे कह रहा है कि 2 घंटे के ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपए दरें हैं। आगे तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5 घंटे के पश्चात और 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपए है, ठीक है। और देखिए आगे कह रहा है कि आपको 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए है, अर्थात ये कितना है 9.5 घंटे उसने रखा, तो 8 घंटे और 12 घंटे के बीच में ही ना रखा, तो यहाँ पर उसकी दरें क्या है 150 रुपए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ये सभी बातें क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको ये सभी बातें भुलवाने के लिए दिया हुआ कि आप भूल करके इनको जोड़ें घटाएं। तो पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या कह रहा है और क्या आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा वही आपको निकालना है 9.5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि 12 घंटे तक, 8 घंटे से 12 घंटे से ऊपर यदि रखेगा तो 150 रुपया उसे देना होगा, तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 150 कौन सा है ऑप्शन नंबर 2 में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा आप नहीं कीजिएगा कि सबको जोड़ करके आप इसको लेकर के चलिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही होता है घटते क्रम में। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि आरोही और अवरोही क्या होती है। तो आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम अर्थात सबसे छोटा सब पहले हो जाएगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ठीक है, ये होता है आपको आरोही, ठीक है, ये हो गया आपको आरोही।
अब देखिए इसी को आपको तो सबसे छोटा सबसे पहले इसको चूज करना है। तो सबसे छोटा कौन सी संख्या है उसको यहाँ पर देखिए, तो 0.77 सबसे छोटी संख्या है, तो नंबर 1 पर हो जाएगी। उसके बाद कौन छोटी है, तो उसके बाद देखिए छोटी ये क्या है आपको 0.007 है, ये आपको दूसरा नंबर पर हो गई। अब उसके बाद छोटी कौन है, तो आपको 7 पॉइंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ये भी संख्या आपको बड़ी हो गई, ये संख्या भी आपको बड़ी होगी। तो उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या है आपको ये संख्या है, और कह रहा है कि तृतीय स्थान पर क्या होगी, उसी को तो पूछ रहा है। तो 7.07 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि इसी में चौथी की बात की जाए कि चौथी संख्या इसमें कौन होगी, तो चौथी संख्या कौन होगी, इससे आपको थोड़ी सी बड़ी, इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर ये आपको चौथी संख्या हो जाएगी, और इससे थोड़ी सी बड़ी ये आपको पांचवी संख्या हो जाएगी। ऐसा है कि इतनी बात आपको पता होगी, तो वही उसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आंसर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, हो सकता है कि शायद आपको ये ना दिखे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। जो 5 अंकों की संख्या है उसमें कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो क्या है आपका 8 है। आगे कह रहा है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, और जो इकाई का अंक कह रहा है ना वो दहाई के अंक का क्या कह रहा है 1/4 है। 1/4 कर दिया गया, तो दहाई का 8 है तो 1/4 कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 2 हो गया। इकाई का स्थान भी आपको पता चल गया कि इकाई के स्थान पर कौन सी अंक है। और आय कह रहा है कि 1000 के अंक का, जो 1000 के स्थान का अंक है वो 0 है, जो 1000 वाला है वो क्या है आपको 0 है। और आय कह रहा है कि 100वें स्थान का जो अंक है इकाई के स्थान का 2 गुना है। जो 100वें स्थान पर अंक है, जो 100वें स्थान पर अंक है वो इकाई के स्थान का 2 गुना है। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है 2 है, और 2 का 2 गुना है, 2 का क्या हो जाएगा वो 2 गुना है, तो ये हो जाएगा आपको 4 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको पता चलेगी। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 8 हो गया। आगे कह रहा है और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। जो 10,000 अंक है 10,000, ठीक है ना, वो क्या है आपका कह रहा है कि 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो इकाई का स्थान 2 है, तो इसका जो 3 गुना हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या होगी यहीं पर आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं कि इकाई के स्थान पर 2 होना चाहिए, तो इकाई के स्थान पर 2 देखिए, एक ये ऑप्शन में है और एक आपको इस ऑप्शन में है। आगे कह रहा है इकाई के बाद आपको दहाई होगा, दहाई के स्थान पर 8 होगा, 8 इसमें भी है 8 उसमें भी है। अब आगे देखिए कह रहा है सैकड़ा का स्थान आता है, तो सैकड़े का स्थान पर 4 होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए 0 है और वहां पर देखिए 4 है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। यदि इसके बाद और भी मिलाना चाहते हैं तो उसके बाद सैकड़ा के बाद 1000 मिला लीजिए, 1000 के स्थान पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखिए 0 नहीं है, 4 है, वहां पर देखिए 0 है। तो आशा है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं दिखते हुए भी बहुत बढ़िया से दिख गया होगा। ठीक है, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ।